नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। 9 साल पहले जब यूपीए ने पहली बार सत्ता संभाली थी, तब से लेकर हाल फिलहाल तक बीजेपी एक ही रट लगाए हुए थी कि मनमोहन सिंह कठपुतली है जिनकी डोर कांग्रेस अध्यक्ष के हाथों में है। लेकिन अब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य रही अरुणा रॉय ने इशारा किया है कि अब वक्त के साथ हालात और सरकार के मुखिया की सोच दोनों में बदलाव आ चुका है। अरुणा रॉय ने यह कहकर एनएसी से खुद को अलग कर लिया है कि जब सरकार उनकी सलाह सुनती ही नहीं है तो फिर ऐसे परिषद में सदस्य होने का क्या मतलब है। अरुणा रॉय जिस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बात कर रही हैं, उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या मनमोहन सिंह अब सोनिया गांधी की बात नहीं सुनते हैं? क्या वाकई सत्ता के दो केंद्रों के बीच अटक कर रह गई है सरकार? नौ साल से सरकार की बागडोर अपने हाथों में संभालने वाली इन दो हस्तियों के बीच क्या मतभेद पनप चुके हैं? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहों को नजरअंदाज करने लगे हैं? आपके जहन में भी ये सवाल पैदा होंगे अगर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य रही सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय की बातें गौर से सुनेंगे। अरुणा रॉय ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से नाता तोड़ दिया है। अरुणा रॉय का इस शक्तिशाली परिषद से मोहभंग क्यों हुआ, पहले ये उन्हीं से सुन लीजिए। से मैं सलाहकार समिति में रही, अब मुझे लगा कि सलाहकार के जगह मुझे लोगों के बीच में जाके जो दूसरी किस्म के काम से मैं सलाहकार बनी, वहाँ मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविज्म के अर्थ है कि जो लोग चीजों को समझते हैं उनके बीच में से उठाना पड़ता है। अब क्योंकि सलाहकार भी बनो तो उसकी भी एक ईमानदारी और उसकी भी एक भूमिका रहती है, उसकी वजह से मैं इतना नहीं रह पाई लोगों के बीच में। अरुणा रॉय जिस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य थी, उसकी कमान सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों में है। अब जाहिर है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की ओर से सरकार को जो सुझाव दिए जाते हैं उन पर सोनिया की मुहर लगी होती है। फिर भी सरकार अगर उन सुझावों को नजरअंदाज करती है तो इसका मतलब क्या है? क्या मनमोहन सिंह अब सोनिया की बात नहीं सुनते? क्या सत्ता के दो केंद्रों के बीच अटक गई है सरकार? अरुणा रॉय ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडिया न्यूज से बातचीत में ये जरूर माना कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और सरकार की सोच में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। एक अब हावी हो रहा है वो ग्रोथ के आर्ग्यूमेंट्स हावी हो रहे हैं। जो भी ग्रोथ प्रमोटेड है या ग्रोथ के चार कोने के अंदर आता है उसको तो भाव मिल रहा है, मगर गरीबों की बात को इतना सुना नहीं जा रहा है जितना सुनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसलिए सरकार के साथ संवाद, सरकार के साथ बातें, सरकार के साथ जैसे भी हम लोग संपर्क रखें वो सरकार में है। अभी न्याय एनएसी का तो काम खत्म। न्यूनतम मजदूरी जरूर देनी चाहिए। इसमें 2 कोर्ट जजमेंट भी हो गए हैं, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने दोनों रूल किया है कि ये मजदूरी मिलनी ही चाहिए। अब केंद्र सरकार इसके खिलाफ अपील करना चाहती है, तो हमने कहा था कि अपील ना करें, इसको सेटल करें। 2 साल पहले सोनिया गांधी जी भी लिखी थी प्रधानमंत्री को कि मिनिमम वेजेस तो देनी ही चाहिए। तो इन सारों लोग चीजों को लेके जब तर्क किया तो मनमोहन जी ने चिट्ठी लिख के बता दिया कि न्यूनतम मजदूरी को जोड़ नहीं सकते। अरुणा रॉय के इस बयान को बीजेपी ने सत्ता के दो केंद्रों के टकराव का नतीजा करार दिया है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चल रही थी, एक तरफ प्रधानमंत्री थे, एक तरफ सुपर प्रधानमंत्री की कैबिनेट चल रही थी। अब उसमें कौन जाता है कौन आता है ये सब कोई बहुत मायने नहीं रखता। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें लगता हो कि अब सरकार के जाने का वक्त आ गया तो उससे पहले अपना हाथ खींचे। वैसे बीजेपी तो 9 साल से यही कह रही है कि मनमोहन सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है, लेकिन खुद कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने केंद्र में 2 पावर सेंटर होने का बयान दिया तो बवाल मच गया। I personally feel there should not be 2 power centers, and I think whoever is the Prime Minister must have the authority
to function. 9 साल से पार्टी अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो संबंध रहे हैं, वैसा उदाहरण आमतौर से नहीं मिलता है। कांग्रेस ने दिग्विजय के जिस बयान को खारिज किया, उस पर बहस थमी नहीं। घूस कांड में घिरे पवन बंसल और कोल गेट में फंसे अश्विनी कुमार के इस्तीफे के सवाल पर भी यही चर्चा होती रही कि प्रधानमंत्री अपने दोनों मंत्रियों का बचाव कर रहे थे, जबकि सोनिया ऐसा नहीं चाहती थी। सोनिया गांधी की प्राथमिकता में शामिल फूड सिक्योरिटी बिल पास होने में देरी के लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार माना जाता है, जिस पर कभी खाद्य मंत्रालय ने सवाल उठाए, तो कभी वित्त मंत्रालय ने, तो कभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह अब तक हर मंच और हर मौके पर एक दूसरे की तारीफ ही करते रहे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को तवज्जो क्यों नहीं देती? क्यों अरुणा रॉय को कहना पड़ रहा है कि सरकार और सोनिया की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सोच में फर्क है? मनीष अवस्थी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो वाकई बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है अरुणा रॉय ने कि वाकई क्या सत्ता के दो केंद्र हैं और सोनिया गांधी की बात मनमोहन सरकार नहीं सुनती है क्या? इस पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं रामेश्वर चौरसिया, बीजेपी नेता, साथ ही कमाल फारूकी, समाजवादी पार्टी के नेता, अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर न्यू इंडियन एक्सप्रेस के प्रभु चावला भी जुड़ेंगे। सबसे पहले अखिलेश जी के पास जाऊंगी। अखिलेश जी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा रॉय की बात आपने सुनी, गंभीर बात उन्होंने कह दी है, इशारों में कह दिया है कि सरकार सोनिया गांधी की नहीं सुनती है, कोई भी योजना पास नहीं हो पाती है, जो भी प्रस्ताव जाते हैं सोनिया गांधी की स्टैंप के साथ, उनके अप्रूवल के साथ, वो डिसअप्रूव हो जाते हैं और इसलिए तंग आकर वो एनएसी से अब अलग होंगी। मुझे नहीं पता था कि इस मुद्दे पे आपकी बहस है, क्योंकि जिस मुद्दे पे इशारों के बातों पे आप बहस करा रही हैं, इन सारी बातों का जवाब हर लेवल से आ चुका है, इसलिए इसमें कुछ बहस करने का बचता नहीं है। नहीं, क्या जवाब? आप जवाब बताइए, क्या जवाब आ बातों पे आ चुका है, सब उच्च शीर्ष नेतृत्व तक से आ चुका है। तो आपको भी पता है, एक बार आप फिर बता दीजिए हमें जवाब। और इशारों में किसने क्या कहा और उस पर आप बहस कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या जवाब दें? जिस चीज का जवाब सब स्तर से आ चुका है। सोनिया गांधी ने जरूर इन बातों को खारिज किया है, लेकिन ये नहीं, इस बात पर कोई गौर नहीं किया गया है पार्टी की तरफ से, या कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है कि आखिर एनएसी के प्रस्ताव क्यों ठुकराए जाते रहे हैं। इस पर आपका जवाब चाहूंगी अखिलेश जी। जब सब कुछ बता दिया गया है, तब एक एक चीज की बात का प्रश्न नहीं उठता, उस पर बहस का कोई गुंजाइश नहीं बनता। आप खुद ही कह रहे हैं कि इशारों में कह दिया। अब ठीक है, इशारों में कहने पे आपके लिए बहस का मुद्दा होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस चीज के बारे में सब कुछ उस लेवल से बताया जा चुका है कि जिसके बाद दूसरा कोई लेवल उसके ऊपर नहीं है बताने का, तो उसमें बात करने का कोई मुद्दा या कोई नई बात बचती नहीं है। बिल्कुल। रामेश्वर जी, आप अखिलेश जी के इस मत से सहमत हैं कि इसमें बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है और कहीं कोई मतभेद नहीं है? सही बात है। अखिलेश जी तो बात इस पर कर भी नहीं सकते ना। अखिलेश जी कैसे बात करेंगे? सवाल तो पहले से हम बोलते रहे हैं कि दो पावर सेंटर है, और अरुणा रॉय जी ने जो सवाल उठाया है, सबकी इनकी विश्वस्त सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य हैं और पिछले तो 2 टर्म से हैं, और उन्होंने जो गरीबों के बीच में, समाज के बीच में रह के काम करती, उन्होंने ये जब सवाल उठाए हैं, और उन्होंने जब बोला है कि इस बात भी सही है कि हिंदुस्तान जैसे देश में न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, एक तो ये सवाल है। दूसरा सबसे इसमें डिस्टर्बिंग पॉइंट ये है कि जब हाई कोर्ट कर्नाटक और राजस्थान कह दिया, तो उसमें पीएम और सरकार की सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, ये किसी को भी विचलित कर सकता है।
इस देश में आप देखिए आदिवासी इलाके हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं, गरीब हैं। एक तरफ तो आप खाद्य सुरक्षा बिल की बात करते हो गरीबों को देने के लिए, दूसरा ये न्यूनतम मजदूरी जो मनरेगा में, जिसके लिए माना जाता है कि अरुणा राय की बहुत बड़ी भूमिका थी आरटीआई और मनरेगा में भी। न्यूनतम मजदूरी की जब वो बात करती हैं, और पहले तो बीजेपी कहती थी, बीजेपी पर दोषारोपण किया जाता था कि नहीं बीजेपी ऐसे ही बोलती है चूंकि मेरा पोजीशन है कि 2 पावर सेंटर है। अब जो सरकार के अंदर में रहने वाले लोग हैं, खास करके सोनिया जी के अंदर काम करने वाले, जो बिल्कुल सरकार का संचालन भी एक तरह से कहिए, पार्टी का संचालन सोनिया जी के पास है, सरकार का मनमोहन जी के पास है, लेकिन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा है और उनके सलाह को तवज्जो नहीं दिया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार और ये सलाहकार परिषद। मैं प्रभु चावला जी से रिएक्शन लूंगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। छोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है। आपके पास आऊंगी फिर। एडिटोरियल डायरेक्टर न्यू इंडियन एक्सप्रेस के प्रभु चावला हमारे साथ जुड़ गए। प्रभु जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। अरुणा रॉय ने जो गंभीर बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से वो अब अलग होना चाहती है क्योंकि कोई भी प्रस्ताव हमारा जो है वो अप्रूव नहीं करती है सरकार, और बावजूद इसके कि सोनिया गांधी के दस्तखत के साथ हो जाता है, उनके अप्रूवल के साथ हो जाता है। बात ये कि अरुणा राय ने अच्छा काम किया, अपने जिस क्षेत्र में काम कर रही थी, परंतु एक ऐसी सेंटर पावर बन चुकी थी जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप बैठ करके सलाह तो दे सकती हैं, परंतु चुनकर के जो लोग आते हैं उनको अपने तरीके से सरकार को चलाना होता है। सोनिया जी उनकी बात को आगे बढ़ा सकती हैं, परंतु मिस राय जो हैं कमिटेड कोई आइडियोलॉजी की, जिसे कह सकते हैं कि लेफ्ट की तो हैं। लेकिन सवाल ये कि सोनिया जी की बात भी नहीं सुनी जाती और वो जो 2 पावर सेंटर्स की बात बार बार कही जाती है। आप इसको तो बात ठीक है, एनएसी एक किस्म से लोगों का इंप्रेशन ये था कि पैरेलल सेंटर पावर हैं, और कई जगह पर लेजिस्लेशन जो उन्होंने प्रपोज किया था उसको सरकार ने पास भी किया जाए। पॉलिटिकल बैकिंग हमेशा एक सरकार के साथ होती है, जैसे समाजवादी के हमारे साथ बैठे हैं, इनके यहाँ भी अपने नेताजी कभी सलाह देते रहते हैं अखिलेश को। परंतु सवाल ये है कि अपने आप में जो अरुणा जी हैं वो अपने आप में एक पावर सेंटर इंडिविजुअल बनती चली जा रही थी। उनकी एक आइडियोलॉजिकल पुशिंग थी। मिनिमम वेजेस की मैं इश्यू पर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उनका लेफ्ट ऑफ द सेंटर लेकर के सरकार को जाना, अब इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि उनका प्रयोग अब इलेक्शन के दौरान में कम जरूर पड़ेगा। अगर उनकी बातों को मान करके चलेंगे तो जो बजट अगला आने वाला है, अब तो क्या आएगा, इलेक्शन के बाद ही आएगा, उसके हिसाब से वो मनरेगा के मिनिमम वेजेस से जोड़ने से कई लाखों करोड़ों का फर्क पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अगर इस तरह की बातों को लेकर के चलेंगे तो सरकार कोई भी होगी इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अगर आज उनका इस्तीफा हुआ और उनकी टर्म ना बढ़ाने की बात उन्होंने सोची है, तो इसलिए सोनिया जी ने भी मंजूर कर लिया, क्योंकि उनका रेलेवेंस आज नहीं है। इसलिए आप कहें कि पैरेलल सेंटर पावर थी, परंतु आजकल उनकी जरूरत शायद लगता है कांग्रेस को भी नहीं है, सोनिया जी को भी नहीं है, और वो भी अपने आप को वहां पर इररिलेवेंट पा रही थी, इसलिए मजबूरी से छोड़ दिया उन लोगों ने। चलिए प्रभु जी, अगर इस बात को दरकिनार भी कर दें, उनकी बात को अलग भी कर दें, तो भी क्या सत्ता के 2 केंद्रों में अटकी हुई सरकार नहीं दिखती? अगर हाल के हम उदाहरण देखें, जो हमने देखा लॉ मिनिस्टर के केस में, हम देखा हमने रेल मंत्री के केस में, हमने देखा बार बार ये बात निकल कर आई कि दोनों के ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई चाहती थी सोनिया गांधी, लेकिन मनमोहन सिंह उन्हें बचा रहे थे, तो वहां पर भी तो मतभेद देखने को मिले। नहीं, ये बात आपकी सच है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगा, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया जी हो, कि सरकार में बैठे हुए जो लोग जो हैं वो सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। वो इस बात में लगे नहीं है कि 2014 का चुनाव कैसे जीता जाए। और उनसे कई लोग ऐसे हैं जो 70 से ऊपर हैं, 75 के ऊपर हैं, जिनका कांग्रेस के अंदर कोई स्टेक नहीं है। तो सोनिया जी के गांधी के बिना कांग्रेस का कोई भी विचार नहीं कर सकता, कि थिंकिंग कांग्रेस विदाउट ए गांधी इज इम्पॉसिबल। इसलिए अगर कांग्रेस खत्म हो जाती है तो गांधी को कौन रेस्पेक्ट करेगा? तो कांग्रेस को बचाने के लिए, ऐसे लोगों को जो सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के ऊपर कोई बदनामी आती थी, ऐसे लोगों को हटाने की जरूरत सोनिया गांधी ने एक पैतरा जिसको बोलते हैं फेंका है। उससे फर्क तो दिखाई देता, क्योंकि लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार जी माने जाते थे कि मनमोहन सिंह की चॉइस है, वो सोनिया की चॉइस नहीं थे। पवन बंसल भी प्रधानमंत्री के साथ माने जाते थे। इसलिए उनको लगा कि सरकार की छवि खराब हो रही है, जिससे कांग्रेस के ऊपर उसका फर्क पड़ सकता है। तो सोनिया जी ने दबाव निकाल करके अल्टीमेटली कांग्रेस के नॉमिनी आज मनमोहन सिंह हैं। मनमोहन सिंह की वजह से कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस की वजह से मनमोहन सिंह हैं। और सोनिया की वजह, दोनों में आप फर्क मान के चलिए कि मनमोहन सिंह अगर आज चुनाव लड़े कांग्रेस के सिंबल के बिना, पहले भी हार चुके हैं वो कांग्रेस के सिंबल पर, वो जीत नहीं सकते। सोनिया जी या कांग्रेस कुछ जिता सकती है। सोनिया के बिना, राहुल के बिना कांग्रेस जीरो है ऑलमोस्ट। इसलिए उनका दबाव जरूरी था। अब ये कहता है कि सरकार तो नेक्स्ट बननी है, परंतु कांग्रेस को बचा करके रखना है। इसलिए जो लोग कांग्रेस को नुकसान आज पहुंचा रहे हैं, जिसको समझती हैं सोनिया जी या राहुल जी समझते हैं कि ये कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, उन लोगों को अपने पास भटकने नहीं देंगे। चुनाव के समय तक सबको बाहर कर देंगे। अरुणा भी उसके अंदर फिट बैठती है कि उसका प्रयोग अब नहीं है, इसलिए उसको आप ये मानकर उनकी बात नहीं चलती। अगर सोनिया जी चाहती ये होना चाहिए तो मनमोहन सिंह करते,
परंतु उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल इश्यू बनता जा रहा है। ये एनजीओ जो हैं ये अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना अधिकार क्षेत्र बचाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनको जरूरत नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए जो भी राहुल, क्योंकि उनके नेता हैं, जो वो सोचेंगे वही आगे होगा। लेकिन मैं इस पर कमाल फारूकी जी से रिएक्शन चाहूंगी। एक बड़ा सेंसिटिव और संवेदनशील मसला रहा है मनरेगा, खासतौर से यूपी में राहुल गांधी इसके पक्ष धर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा लगता है जरूर कि क्यों नहीं बात सुनी जाती रही मनरेगा की मजदूरी की अगर बात थी तो। नहीं, ऐसी तो नहीं है कि नहीं सुनी जाती रही है बात। असल में आप जरा थोड़ा सा डाइग्रेस हो रही हैं पूरे सब्जेक्ट से। इस वक्त जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, और इत्तेफाक की बात ये नहीं, हमारा सब्जेक्ट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल नहीं है। सब्जेक्ट अरुणा राय सिट को लेकर के कांग्रेस के अंदर दो पावर सेंटर, बेसिकली 2 पावर सेंटर की बात है। पहली बात तो ये है कि कोई भी एडवाइजरी काउंसिल जो होती है वो कोई पावर सेंटर नहीं होती, वो एक सोशल जो नेटवर्क के काम करने वाले लोग बाग हैं। जो लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी चेयरपर्सन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियन है आज की डेट। बिल्कुल एक ठीक बात है, कांग्रेस में लेकिन उन्होंने अपनी एक सलाहकार कमेटी रखी और उस सलाहकार कमेटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्जेंट किस्म के लोग बाग रखे, और उसमें बहुत सारे इश्यूज के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू जो तकरीबन 3-4 साल तक कंटिन्यूअसली डिस्कस होता रहा, वो बिल ऑन दी कम्युनल वायलेंस बिल था। वो मसले के तकरीबन इतना उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन होने के बाद वो फाइनल अप्रूवल हुआ और उसके बाद चला गया और वो अटक गया वहां पर। तो जहां तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, जहां तक के गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को कभी भी उतनी उसने इंपॉर्टेंस नहीं दी, और यही वजह है कि अरुणा राय जैसी जो लेडी हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोशल सेक्टर के अंदर। उनको चाहे वो आरटीआई से रिलेटेड हो या और हो, तो लेकिन जो कुछ भी हो इन्होंने एफर्ट करने की कोशिश करी थी कांग्रेस ने थ्रू एनएसी, वो नाकाम हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए एनएसी को अगर हम छोड़ भी दें, फारूकी जी आप ही से मेरा सवाल है, तो एक और पेट प्रोजेक्ट जो सोनिया गांधी का खुद का है, फूड सिक्योरिटी बिल, जो यूपीए 2 की शुरुआत में ही उन्होंने घोषणा की थी कि 100 दिन के अंदर हम ले आएंगे ये बिल, वो अलग अलग मंत्रालयों में 4 साल तक क्यों घूमता रहा अगर कहीं कोई मतभेद नहीं है? नहीं, ये तो साफ नजर आ रहा है। मैंने बताया ना कि जैसे गवर्नमेंट के लोग बाग जो हैं वो इन तमाम चीजों के ऊपर इतना ज्यादा सीरियसली नहीं टेकअप कर रहे हैं। खुद एनएसी के अंदर जो है इसको फूड सिक्योरिटी बिल को टेकअप किया गया था, और बाकायदा इसको पिछले जो सत्र के अंदर पास कराने की बात भी की गई थी। मसले के हमारे बीजेपी के भाइयों का मसले के उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि उन्होंने पार्लियामेंट ही नहीं चलने दी किसी तरह से। नहीं, उससे पहले अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में भी वो घूमता रहा, कृषि मंत्रालय, अब जैसे फूड एंड सप्लाईज मिनिस्ट्री। अभी जितने भी बिल्स जो आने थे बेसिकली, एक तो खुद कांग्रेस के अंदर अपनी कमजोरी, और फिर दूसरी के बाद पार्लियामेंट नहीं चलने दी, तो अल्टीमेटली जो सफर कर रहा है वो आम जनता सफर कर रही है इसका। नहीं, एक मैं बात फारूकी साहब ने कुछ बात अच्छी की, परंतु एक बात से सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मर देना कि इसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई मनमोहन सिंह जी चाहते नहीं होता या होता। मैं इस बारे में थोड़ा इनसे डिफर करता हूँ, क्योंकि अगर मनमोहन सिंह जी अगर बात मानना चाहते तो करा सकते थे, परंतु मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो प्रो मार्केट मानी जाती है, और जबकि एनएसी टोटल की टोटल लेफ्ट के थ्रू मानी जाती है। और कम्युनल वायलेंस बिल जो है अपने देश के लिए कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए। मैं पिछले 30 साल से 40 साल से दे रखा हूँ। कम्युनल वायलेंस पहले जो होती थी 80 से पहले, उसके मुकाबले में इंसिडेंट बहुत कम होते हैं। गुजरात जैसा एक शर्मनाक कांड हुआ जो नहीं होना चाहिए देश के अंदर, परंतु उसके बावजूद देश के अंदर कम्युनल वायलेंस बहुत कम है। टॉलरेंस लोगों में ज्यादा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, उसकी वजह से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। परंतु एनएसी कुछ लोग चाहते हैं कम्युनल वायलेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू है, जबकि रोटी कपड़ा और मकान इश्यू नहीं है। तो वो ऐसे आइडियोलॉजिकल इश्यू ले लेते हैं जिसके पीछे सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो प्रो मार्केट हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, जो आगे सोचते हैं, वो सोचते हैं कि इनसे एजेंडा की बात नहीं होगी, हमारे लिए तो पावर इंपॉर्टेंट है। कम्युनल वायलेंस जब नहीं हो रही, कंट्रोल हो जाती है। मेरे को लगता नहीं है कि देश के अंदर इतने कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक्सेप्ट यूपी में कुछ दिनों में, पिछले दिनों में हुए, जिसमें किसी और सरकार नहीं है। परंतु एनएसी अपने आप में एक आइडियोलॉजी को लेकर के आगे चल रही थी, देश के हित में लेकर के नहीं चली कि सारे इंक्लूसिव एजेंडे की बात नहीं कि अगर नरेगा है चलाइए उसको, फूड सिक्योरिटी बिल भी चलाइए, भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। आज तक एनएसी ने कहाँ डिस्कस किया कि इस देश के अंदर गरीबों को नौकरियां मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। एनएसी के किसी कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ है तक? ये वो सिर्फ यही डिस्कस करते थे ताकि देश को लेफ्ट की तरफ ले जाएं, नॉन प्रोडक्टिव देश को बना लें, भिखारी देश के अंदर पैदा करते जाएं, फ्री देते जाएं, फूड फ्री देते जाएं, नरेगा काम करें या नहीं करें, वो भिखारियों की तरफ बढ़ा के ले जा रहे ताकि हिंदुस्तान गरीब रहे, अमीर ना रहो। सरकार में यही कॉन्फ्लिक्ट है। इसलिए अरुणा राय जैसे लोग जो हैं वो अपने जगह से काम करती हैं, उनके अच्छे, उनके ऊपर मैं ये नहीं लगाऊंगा कि उनके ऊपर कोई बुरी दृष्टि है, वो अच्छे दिल से काम करते हैं, जो समझती है आइडियोलॉजी उनके लिए साहब। तो उनका ये है कि देश को गरीब रखो, गरीबों को गरीब रखो, नौकरी मत दो, मकान मत दो, फ्री राशन देते रहो, फ्री सब चीजें देते रहो, उससे देश तरक्की नहीं करता।
आपकी इस बात पर मैं रिएक्शन लूंगी अखिलेश जी की। अखिलेश जी, आपने प्रभु चावला जी की बात सुनी, वाकई अगर इतनी अनप्रोडक्टिव एजेंसी है तो सरकार क्यों ढो रही है इसे? लोकपाल किसने इंट्रोड्यूस किया, खाद्य सुरक्षा बिल किसने इंट्रोड्यूस किया, लैंड एक्विजिशन बिल किसने इंट्रोड्यूस किया? अब कहने को हम किसी का मुंह नहीं रोक सकते। और जो मनरेगा में 100 रुपए से 125 रुपए किया गया, बहुत सी चीजें हैं, सबको पता है और बहुत सी चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता देख रही है, प्रोडक्टिविटी थी, लोग उसको रियलाइज करते हैं, मानते हैं, महसूस भी किया गया है। और पिछले बार भी लोग लैंड एक्विजिशन बिल आ रहा था, इसके पहले वाले पार्लियामेंट में भी नहीं आने पाया था। फूड सिक्योरिटी बिल भी इसके पहले भी आ रहा था, वो भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। ये बड़े मेजर्स बिल थे। लोकपाल जो तमाम केजरीवाल आए थे, लोकपाल यहीं से बनना शुरू हुआ था, ड्राफ्ट यहीं से शुरू हुआ था। केजरीवाल उसमें बुलाए भी गए थे 1-2 बार। तो वो जो चीजें हैं जो मासेस से रिलेटेड हैं, पब्लिक से रिलेटेड हैं, आम जनता से रिलेटेड हैं, वो उसमें डिस्कस हुआ, इनिशिएट हुआ, उस पर आगे कार्रवाई भी हुई, सरकार ने उस पर निर्णय भी लिया। अब बहुत जल्दी कई चीजें जो बची हुई हैं वो कानून के शक्ल ले लेंगे। प्रभु जी, आप सहमत हैं इससे? नहीं, वो बात कुछ चीजें अच्छी उन्होंने की है, मैं ये तो नहीं कि सारी बुरी करें, पर जिस तरह की चीजें आ रही हैं अब हमारे सामने, मैंने ये इश्यू उठाया कि इस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, अच्छे लोग हैं, उनकी नीयतें अच्छी हैं, परंतु उन्हें देश को आगे ले जाने के लिए, प्रोडक्टिव एसेट बनाने के लिए, जो जनता अनएम्प्लॉयड खेतों के अंदर है या गांव के अंदर या ट्राइबल एरियाज के अंदर हैं, वहां अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, हाउसेज कैसे बने, मनरेगा के अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट इतनी सारी आ रही है, किस तरह का वेस्ट हो रहा है। अच्छी स्कीम थी शुरू में, उसका इंटेंशन अच्छी थी, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन बैड हुआ। अगर ये लाखों करोड़ रुपए जो बांटे जा रहे हैं नरेगा के नाम से, अगर उसी तरीके से आप इसको आप किसी और तरीके से यूज करते प्रोडक्टिव एसेट बनाने के अंदर, लिंक करते कि हम सड़कों बनाएंगे, हर किस्म की स्कीम के साथ जोड़ते। अब ये आप कम्युनल वायलेंस बिल लाइए, आप ये चीज ये लेकर के आइए, फूड सिक्योरिटी बिल लेके आइए, आप इन्फ्लेशन काम क्यों नहीं करते? आप फूड को जैसे बाकी अमेरिका के अंदर सब्सिडी चलती है। प्रभु जी, आप इंदिरा आवास को कैसे चीजें हो गई, मुझे अलग अलग जवाब देना पड़ेगा। रकम बढ़ाई गई, उसके लिए जमीन कैसे इकट्ठा की जाए, उसके बारे में नहीं, आपने किया राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाए आप एनएससी के माध्यम से, अच्छा काम हुआ। परंतु आज क्या हो रहा है, आरटीआई के अंदर यूपी 1 में हो गया था। आरटीआई तो सबसे पहले हो गया था, पर अब आपने सख्त कर दिया, अब आप मिलते नहीं कुछ आरटीआई में इन्फॉर्मेशन, अब बिल्कुल मिलना बंद हो गई। 8000 एप्लीकेशन दिल्ली के अंदर पड़ी है। यही एनएससी है प्रभु जी, यही एनएससी है कि गवर्नमेंट ने आरटीआई के कई रूल्स को डायलूट करने का प्रस्ताव बनाया था। इसी एनएससी ने आपत्ति की थी, तो वो आरटीआई रूल में चेंजेस नहीं हुए थे। ब्यूरोक्रेसी बनाने उसको कुछ डायलूट कर रही थी। आप 2 साल पहले का याद करें, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी, है सेक्शन 8A जो आरटीआई का लगा रखा है आपने, उस कमेटी ने दिया था, उनको उस पर यह उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की ब्यूरोक्रेसी सेक्शन 8A का मिसयूज करेगी। उसके लिए भी एनएससी, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का अच्छे काम भी कुछ एनएससी ने किए हैं। प्रभु चावला जी, एनएससी ने अच्छे काम भी कुछ किए हैं। आरटीआई का खुद मैं बहुत बड़ा प्रभु चावला जी, आरटीआई का खुद मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। सबसे पहला आरटीआई जब शुरू हुआ था, पार्लियामेंट में पास हुआ था, नेक्स्ट डे मैंने लगाया था। तब ड्राफ्ट बना के 10 रुपए का लगते थे, बाद में पोस्टल ऑर्डर हुआ था। उसमें डिफाइन है, जबरदस्ती उसको रोक नहीं सकता कोई। किस चीजों को आप नहीं दे सकते हैं, उसमें डिफाइन है, 6-7 क्लाज उसमें है। इतना ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज पे सेक्शन 8 लगा के उसको जवाब देने से रोक सकते हैं। उसमें डिफाइन है, वो 6-7-8 क्लाज हैं उसमें। आरटीआई की डिबेट में अखिलेश आप शामिल होंगे, और उसके ऊपर उसके बहुत सारे सवाल आरटीआई में लगा रखे हैं। मैं बता रहा हूँ, हम आरटीआई डिस्कशन कर रहे हैं आज, आरटीआई के ऊपर डिस्कशन किसी और दिन करें। आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। चलिए, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आज के मूल मुद्दे पर लौटें। मुझे लगता है कि ये आज का मूल मुद्दा ये है, आप जो सलाहकार परिषद जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को या सोनिया जी को या कांग्रेस पार्टी को ये 6 साल बाद याद आया कि ये नॉन प्रोडक्टिव है? ये पहले क्या हो रहा था? पहले वो डिस्कस नहीं कर सकते थे, इनिशिएट वो नहीं कर सकती थी, सरकार भी इनिशिएट करती थी, सुरक्षा परिषद डिस्कस करता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अब मैं ये भी नहीं सहमत हूं कि ब्यूरोक्रेसी का रोल नहीं है। प्रधानमंत्री जी एज ए लीडर नहीं काम करते हैं पॉलिटिकल, एज ए ब्यूरोक्रेट ही काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी हावी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं तो 4 साल तक ये कैसे घूमते रहता डिपार्टमेंट्स में? ये पॉलिटिकल विल के नहीं होने के कारण हुआ।
फारूकी साहब ने एक आरोप लगा दिया, भाजपा के साथियों ने फूड सिक्योरिटी नहीं ले देना। फारूकी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, जिस हमने कहा लास्ट में, आप लोगों ने तो पार्लियामेंट नहीं चलने दी सर, आप लोगों ने तो पार्लियामेंट नहीं चलने दी। मुझे मैं आप बोल रहे थे तो बोला नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं तो आपकी बात मैंने आपकी बात पे एक शब्द नहीं बोला था। हमने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, क्या कहा था भाई, ये जो घोटाले हुए हैं जिस पर चल रहा है, जो सीबीआई पर, तो हमने क्या मांग की, प्रधानमंत्री की बात हमने छोड़ दी, उनको रिजाइन करने की। हमने क्या मांग किया था कि आप बंसल का इस्तीफा लो और अश्विनी कुमार का इस्तीफा लो। पार्लियामेंट चलते वक्त इस्तीफा ले लेते तो ये तो तय हो गया था, पार्लियामेंट चलता फूड सिक्योरिटी आती। आपने इस्तीफा तो लिया, पार्लियामेंट के बाद लिया, इसका मतलब है कि सरकार का इंटेंशन नहीं था कि हम पास होने दें। तो आप हमको कैसे, ये तो आप दिख रहा है लोगों को ना, 4 दिन बाद इस्तीफा ले रहे हो, वो 4 दिन पहले भी तो आप कर सकते थे। तो सरकार का देखो इंटेंशन है नहीं, सरकार 4 साल तक फूड सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रही कि उसको जल्दी पास कराए, ब्यूरोक्रेसी में घूम रही थी, जो 100 दिन के अंदर होना था। लास्ट मोमेंट में क्यों लाते हैं, शरद पवार ने एग्री कर, ये लास्ट मोमेंट में क्यों लाते हैं? देखो लास्ट मोमेंट में पिछली बार मनरेगा आया, पिछली बार एक और उदाहरण आपको देता हूं। पिछली बार लास्ट मोमेंट में 6 महीना पहले, साल भर पहले, ये शीला दीक्षित जी ने एक फॉर्म भरवाया, हर गरीबों को घर देंगे, आज तक तो वो मिला नहीं। अब एक पे नया ला दिए। तो ये जो कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी है ना, इससे देश को भी घाटा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कोई पार्टी करे, पार्टियों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आप कह रहे हैं ये गरीबों को क्यों नहीं मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, क्या अरुणा राय ने गलत किया है? ठीक है, मैं उनके समर्थक नहीं हूं, वो दूसरी आइडियोलॉजी की हो सकती है, लेकिन गरीबों का बात करना इस देश में, उसी गरीब के लिए फूड सिक्योरिटी ला रहे हैं साहब आप, और उस गरीब को मिनिमम देने के लिए। दूसरी बात, जब लोकपाल पर भी वो बोलते हैं तो आप बोलते हो कि लेफ्ट की तरफ जाती है। मैं इससे सहमत हूं, क्यों नहीं लोकपाल आना चाहिए? किसने मना किया इतने दिनों से? हाँ, अखिलेश जी से बात में मैं सहमत हूं, ये केजरीवाल की देन नहीं है, ये सरकारें आगे बढ़ाई है, बढ़ते रहा है। हाँ, ये प्रोसेस है, आना चाहिए, उससे आप भी सहमत है, कांग्रेस भी, सारे लोग सहमत है, क्यों नहीं होना चाहिए? तीसरी सबसे इसमें डिस्टर्बिंग जो पहले मैंने कहा था, एक तो हाई कोर्ट का भी जजमेंट नहीं मानते हो आप, गरीबों के वेजेस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट मूव करने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या करती है अरुणा राय? प्रभु जी ने ठीक बोला, वो समझ लीजिए रिडंडेंट है, अब कोई उनकी जरूरत नहीं है, कांग्रेस मान चुकी, उन्होंने रिजाइन के। लेकिन सवाल तो उन्होंने सही उठाया, सवाल छोटा नहीं उठाया, और सवाल गरीबों का उठाया। पहले समझिए, गरीब मजदूर इस देश में आधे लोग गरीब, 50% से ज्यादा को आप गरीबी रेखा के नीचे रखते हो, इंदिरा आवास देते हो, उनके कार्ड्स बनाते हो, उनके राशन कार्ड की बात करते हो। फूड सिक्योरिटी किसके लिए ला रहा है? उन्हीं लोगों के लिए लाया जा रहा है। तो एक तरफ आप बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने सलाहकार परिषद की बात पीएम साहब नहीं मानते हैं, तो ये छोटी बात थोड़ी है। अखिलेश जी से मैं रिएक्शन लूंगी। अखिलेश जी, आम आदमी की मजदूर की बात तो कर रही थी, वो उन्हीं के लिए मिनिमम वेज की बात कर रही थी, तो क्या हम ये समझे कि आम आदमी के साथ कांग्रेस का हाथ अब नहीं है? देखिए, आप तो कम से कम शीतल जी ना कहें, बीजेपी को कहने दें, जिसके लिए ये मेरा मत नहीं है, मैं अरुणा रॉय की बात को कोट कर रही हूं। पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट में जिसके लिए चुन के आई है वहां बहस नहीं करेंगे, और उस बिल्डिंग के बाहर निकलते ही दीवार के पास कैमरे पे बहस करने लगते हैं और स्टूडियो में बहस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रिफॉर्म्स बिल आएंगे तो क्रेडिट किसको जाएगा? कांग्रेस को जाएगा। ये भूलते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और इस चुनाव में जनता इनको बताएगी, क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट में आए हैं इसलिए आए कि लोगों के हितों के काम करिए। आपको हमारी शिकायत करनी है, हमाी बखिया उधेड़िए ना पार्लियामेंट में, किसने रोका? और आपकी बात पूछी सुनी जाएगी, वहां नहीं बोलेंगे। दूसरे प्लीज नहीं, अभी आपने बोला उसका जवाब दे रहा हूं, अभी आपने बोला था। दूसरी बात कि अभी लोकपाल पे अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास कर रहे थे, जब तक अन्ना साहब बोलते रहे तब तक कहे हम साथ में पत्ते नहीं खोले, कहे आल पार्टी मीट में बोलेंगे, आल पार्टी मीट में गए तो कहे नहीं हम नहीं बताएंगे, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। फिर पार्लियामेंट में आया तो उसमें पता घुमाने लगे, तो इनका चेहरा दिखा था लोकपाल बिल में, वो बताने की आवश्यकता नहीं, आप सबको याद है, जो लोग दर्शक देख रहे हैं सबको देख रहे हैं। तीसरी बात, अनायास किसी चीज को आरोप लगाने के लिए तो बीजेपी स्वतंत्र है, और उसके पास इनके पास कुछ बचा भी नहीं है। अपना देखें कि अपोजिशन की भूमिका में ये कहां थे, अपनी विश्वसनीयता क्या रखे, सिर्फ पार्लियामेंट न चलना और झूठे मूठे बातों को फैला के बोलना,
अनर्गल आरोप चलिए ये आपसी आरोप प्रत्यारोप आपका है बीजेपी कांग्रेस का, इसको छोड़कर हटाकर अगर प्रभु जी मैं आपसे एक विश्लेषक के तौर पर जानना चाहती हूँ कि ये जो बार बार बात उठती है, दिग्विजय सिंह ने भी खुद से एक बार पहले कहा है कि 2 पावर सेंटर्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जिस पर बाद में पार्टी ने सफाई पेश की। फिर जब दोबारा लॉ मिनिस्टर का मसला सामने आया, रेल मिनिस्टर का, उनको हटाने की बात आई तो भी ये बात कही जाने लगी कि दोनों के अलग अलग मत हैं, सोनिया गांधी के और प्रधानमंत्री के। और अब अरुणा रॉय ने जो सवाल खड़े किए उससे भी, तो एज अ विश्लेषक आपका एनालिसिस क्या है कि वाकई 2 पावर सेंटर्स बन गए हैं ओवर द इयर्स, जो कि एक साझा रणनीति तैयार नहीं हो पाती है पार्टी की, सरकार की? देखो, आपको एक चीज ख्याल रखनी चाहिए कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर पार्टी सुप्रीम होती है, चाहे वो बीजेपी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की है। अगर आप यूपी का सवाल उठाएंगे, कहेंगे जी कौन पावरफुल ज्यादा है, अखिलेश है या मुलायम सिंह, सब कहेंगे मुलायम सिंह ज्यादा है, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और होनी भी चाहिए पार्टी स्ट्रांग वहां पर। ये जो एक पहली बार कांग्रेस के अंदर एक सिस्टम चला आ रहा है, मिसेस गांधी के बाद सिंडिकेट जब टूटा था 1989 के अंदर, कांग्रेस की अध्यक्षा प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इसलिए वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर होता था वही कांग्रेस का अध्यक्ष होता था, इसलिए पावर सेंटर की बात नहीं उठती थी। जब नरसिम्हा राव बने तब वो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर भी साथ में थे, इसलिए पावर सेंटर की बात नहीं उठती थी। ये पहली बार हुआ कि जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री चुनी गई, उन्होंने खुद एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया। तो हमेशा पार्टी सुप्रीम होती है, पार्टी के वजह से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है, उनको एक गवर्नेंस की इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। परंतु आइडियोलॉजिकल जो है कि पार्टी की लाइन क्या होगी, सरकार की लाइन क्या होगी, ये तय करती है पार्टी। कि सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं और वहां पर वर्किंग कमेटी है, वो मैनिफेस्टो बनाते हैं, उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार का है। अगर आप कहें कि 2 पावर सेंटर हैं, यस, पावर सेंटर इसलिए हैं कि आज जो गांधी है वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, वो सरकार का प्रधानमंत्री नहीं है। परंतु सरकार के अंदर कैसे लोग आए, कांग्रेस की सरकार, वो कांग्रेस की वजह से आई है, वो गांधी की वजह से आई है। तो पावर सेंटर की जब बात है, उन्होंने कभी भी ये डिसाइड नहीं किया कि आप किसी ऑफिसर को अपॉइंट करिए या किसी बाकी चीजों को लगी है। जहां आइडियोलॉजिकली बात आती है कि हमारे को नरेगा चाहिए, हमारे को राइट टू आरटीआई चाहिए, हमारे को फूड सिक्योरिटी बिल चाहिए, ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं जिससे उनको लगता है कि हम वोट भी पा सकते हैं, हमने जो वायदा किया वो भी पूरे कर सकते हैं। परंतु ये कहें कि पावर सेंटर हैं, यस पावर सेंटर हैं, और उसके बीच मेरे को लगता है किसी डेमोक्रेसी के अंदर पार्टी सुप्रीम होनी चाहिए। जैसे इनके ऊपर लगता है कि बीजेपी के इनके अभी 2 पावर सेंटर हैं, एक नागपुर में बैठा हुआ है, एक दिल्ली में बैठा हुआ है, परंतु इस तरह का इंडायरेक्ट पावर सेंटर भी होता है। परंतु कांग्रेस के अंदर पावर सेंटर 2 हैं, जरूर हैं, परंतु अगर सोनिया गांधी इंटरफेयर करती हैं सरकार के अंदर तो उनका पॉलिटिकल हक है। बिल्कुल। आप यहाँ पर इस बहस को रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा है, बयान दिया है कि नक्सली हमला जो हुआ सुकमा में, उसके पीछे अजीत जोगी का हाथ है। बीजेपी नेता अनंत कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर कि नक्सली हमला जो हुआ पिछले शनिवार को छत्तीसगढ़ में, उसके पीछे अजीत जोगी का हाथ है। गंभीर आरोप ये लगा दिया बीजेपी नेता अनंत कुमार ने अजीत जोगी पर। नक्सली हमले के पीछे अजीत जोगी का हाथ है। 25 मई को ये हमला हुआ था, जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जान गंवाई थी। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बड़ा ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला बयान दिया है अनंत कुमार ने। लगता है राकेश से हमारा संपर्क कट गया। हमारे साथ तमाम गेस्ट यहाँ मौजूद है, उन्हीं की रिएक्शन। प्रभु जी, इस पर आपकी रिएक्शन? मुझे लगता है नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिसके ऊपर राजनीति होनी नहीं चाहिए, परंतु कांग्रेस को भी अब समझ में आ गया कि वहां पर नक्सल के लिए जो सॉफ्ट पॉलिसी पहले अडॉप्ट कर रहे थे, उनका आइडियोलॉजिकल हो सकता है, परंतु बड़े नेता वहां मारे गए, इसके पीछे कहीं भी किसी किस्म की बातें। पर तो कांग्रेस ने जो आरोप लगा दिया पहले कि बीजेपी के लोग जिम्मेवार हैं, तो मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा था अनंत कुमार भी कहेंगे या बीजेपी का कोई नेता, कहीं कांग्रेस नेता जिम्मेवार है। परंतु ये देश के लिए ठीक नहीं है कि राजनीति करना, जहां इतने बेचारे लोग मारे गए, अच्छे लोग मारे गए, नेता मारे गए जो अपने लिए काम कर रहे थे, उसके अंदर किसी किस्म की राजनीति करना, चाहे वो कोई भी किसी किस्म का दंगा या किसी किस्म का, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत की ये विडंबना है कि लोग गरीबों के मारे जाने पर, कि नेताओं के मारे जाने के ऊपर, उसका क्योंकि खून का रंग लाल है सबका, उसके अंदर कोई हरा नहीं है, कोई पीला नहीं है, कोई भगवा नहीं है। इसलिए जब खून होता है सब देश को, जैसे मनमोहन सिंह ने कहा, सोनिया जी ने कहा कि ये वॉर अगेंस्ट डेमोक्रेसी है,
तो मेरे को लगता है कि उस नेताओं की बात कोई भी सुन नहीं रहा है। राजनाथ सिंह ने भी कहा, सबने कहा, ये जो लग रहा है ये देश के हित में ठीक नहीं है। नक्सलवाद एक, मैं मानता हूँ नक्सलवाद टेररिज्म है, उसको टेररिज्म के माध्यम से देखा जाना चाहिए, राजनीतिक माध्यम से नहीं देखना। और आज ही उन्होंने नई सूची जारी की, हिटलिस्ट, उसमें कांग्रेस के भी तमाम आला नेता मौजूद हैं, बीजेपी के भी, और सोनिया गांधी नंबर 1 पे हैं उस लिस्ट में। इस पर मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रिएक्शन लूंगी। अखिलेश जी, ये जो बयान आया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता आनंद कुमार की तरफ से कि जो नक्सली हमला हुआ 25 तारीख को, उसके पीछे अजीत जोगी का हाथ है, इस पर आपकी रिएक्शन? अब इसको क्या कहा जा सकता है? मानसिक दिवालियापनी कहा जा सकता है। सरकार रमन सिंह जी की है। देखिए, राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए। अखिलेश भाई, आपने सबसे पहले क्यों कहा था? इतना बीजेपी पे आरोप क्यों लगाया? अखिलेश भाई, सबसे पहले इतना जरूर है। मेरी बात सुन ले। आप बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, आपने सबसे पहले क्यों कहा था? आप सुनिए, अभी बता रहा हूं मैं, अभी आपको बता रहा हूं। ये सरकार जिसकी है, हमला होना होता है तो होगा। उसको अगर किसी को हमला करना है तो हमले को रोक पाना कभी कभी संभव होता, कभी कभी नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हमें जितनी सुरक्षा चाहिए थी उतनी सुरक्षा रहती तो आज बीजेपी की सरकार सीना ठोक के कहती कि हमने पुख्ता इंतजाम किया था, हमने जो भी मैक्सिमम जो भी डिजर्व करते थे उस एरिया में, जो भी सूचना थी उसके हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया, लेकिन फिर भी हमला हुआ। उसके बाद जो होता फिर वो कलंक नहीं लगता बीजेपी पे। नहीं, आपने ये नहीं कहा, लेकिन मैं आपको रोकूंगा। प्लीज सुन ले, प्लीज। नहीं अखिलेश जी, मैं मुझे पूरा होने जाने दें, मुझे सेंटेंस पूरा जाने दें। हाँ जी, प्लीज सेंटेंस पूरा जाने दें। जो सिक्योरिटी जेट प्लस के जो लोग 36 लोग होते हैं, 6 थे। जो पुलिस पार्टी होनी चाहिए, जो रास्ते की सिक्योरिटी होने चाहिए, जो कुमुक पहुंचनी चाहिए गोली चलने के बाद। 2 घंटे गोली चली, बात आ चुकी है सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कोई नहीं आया। नहीं, मैं पूछ रहा हूं एक सवाल। आपने ये नहीं कहा कि सरकार ये क्यों है? एक बात कहने दीजिए, फिर आप कहिए आप ना। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने ये नहीं कहा कि सरकार का निकम्मापन है, आपने कहा बीजेपी और नक्सली मिले हुए हैं, ये आरोप लगाया आपने, इसलिए उसका जवाब मिल गया आपको। मिले हुए हैं, दोनों तरफ दिवालियापन है। देखिए अखिलेश भाई 1 मिनट मेरी बात सुनिए, फिर उसके बाद आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट आपकी बात सुन ली मैंने, मैं जवाब दे रहा हूँ। वो इसलिए है 2003 के बाद। नहीं, मैं बता दूं, उदाहरण आपको दे दूं, फिर एक एक कर जवाब दे दूंगा। 2003 के बाद एक सांसद थे, अभी हम नाम उनका भूल रहे हैं, बीजेपी के, उनके घर पे अटैक हुआ था और उनका बेटे की हत्या हुई थी। नक्सलियों ने उस वक्त क्या कहा था कि इन्होंने जो हम लोगों से वादे किए थे नहीं किए। 2 बीजेपी के विधायकों पे, वो पेपर मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं। देखिए 2 बहुत ही, अखिलेश भाई 1 मिनट प्लीज, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ बात। ये बड़ी तकलीफदेह बात है और असल में चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट इन दोनों पार्टीज के सामने बिल्कुल नहीं है। आनंद कुमार का जो स्टेटमेंट है तो वो भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है जितना शुरू के अंदर कांग्रेस का आया है। और एक बात और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका अपना एमएलए जो है उसके ऊपर सुई शक्की घूम रही है कि वो कैसे बच गया और वो वहां से आपकी इंफॉर्मेशन सारी कैसे चली गई। ये सारे इतनी रेलिवेंट चीजें हैं कि इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और सुनिए राकेश भाई, अखिलेश भाई सुनिए, अब हमें यह चाहिए कि इस वक्त देश को चाहिए, सब मिलकर, सारी पार्टीज को मिलकर चाहिए कि ये जो हमारे ऊपर जो एक हमला हो रहा है, डेमोक्रेसी के ऊपर हमला हो रहा है, इसके ऊपर हम ज्वाइंटली मुकाबला करें, बीजेपी वाले करें या कांग्रेस वाले करें। बेसिकली तो वो माओइस्ट के हाथ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि वो सबसे ज्यादा खुश होंगे कि एक तो इतने लोगों को मारा और उसके बाद आपस में फूट पड़ी हुई है सब लोगों के अंदर। इस वक्त ज्वाइंट होना चाहिए, ये हमारे मुल्क की सलामती का मामला है। इस वक्त मैं आपके पास चौरसी जी आऊंगी, अखिलेश जी आपके पास आऊंगी, आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। इस वक्त हम ये पूरी खबर जान लेते हैं। दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनंत कुमार ने एग्जैक्टली क्या कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, दीप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीप्ति, अनंत कुमार के बयान को डिटेल में जरा बताइए, क्या कहा उन्होंने? देखिए शीतल, अनंत कुमार ने जो कहा है वो कल जैसे ही कांग्रेस ने तेजी से हमले तेज करे, चरणदास महंत का छत्तीसगढ़ से बयान आया कि इस हमले में रमन सरकार का हाथ है, तो आज उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरह से रमन सरकार के लिए खुलकर सामने आ गई, उनके बचाव में आ गई। और अनंत कुमार ने जो आज ग्वालियर में कहा वो सीधे तौर से अजीत जोगी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि जो हालात बने, जो सर्कमस्टेंसेस थे इस हमले के दौरान,
कि एक अजीत जोगी समर्थक विधायक जैसे कवासी लक्ष्मण, उनको कुछ नहीं हुआ, लोगों की पहचान कराई गई और सारी चीजें जिस ढंग से हुई उससे बहुत सीधे तौर पे लगता है कि इसमें अजीत जोगी की भूमिका जो है शक के दायरे में है। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो हालात थे नक्सली हमले के समय उसमें अजीत जोगी समर्थक बच गए हैं और जिन लोगों को निशाना साधा गया है वो कहीं न कहीं अजीत जोगी गुट के नहीं थे। तो उन्होंने अजीत जोगी की भूमिका को शक के दायरे में लिया है, लेकिन रमन सरकार का खुलकर बचाव किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र तोमर और अनंत कुमार के बयान के बाद अजीत जोगी ने भी अपनी तरफ से बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो इन लोगों पर मानहानि का दावा करेंगे। शीतल जी, दीप्ति, इस अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया भोपाल से हमें बता रही थी, क्योंकि अनंत कुमार ने ये बयान जो है ये भोपाल में दिया है। मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगी। अखिलेश जी, उन्होंने बाकायदा उदाहरण दिए हैं अनंत कुमार ने। हालांकि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है और इस गंभीर मसले पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अनंत कुमार का कहना है कि कवासी लखमा जो बच गए विधायक वो अजीत जोगी समर्थक विधायक हैं और ये एक पॉइंट है जो इशारा करता है कि ये साजिश है और इसके पीछे अजीत जोगी का हाथ है। देखिए, सब कुछ सामने आ चुका है और जो वो कर्मा जी को और प्रेसिडेंट को वो लोग बेसिकली ढूंढ रहे थे वो टारगेट पे थे। हमारा सिर्फ कहना ये, देखिए अभी जांच हो रही है, सब खुलासा हो जाएगा, अभी बहुत चीजें पता लगेंगी। पूरा प्रोग्राम शेड्यूल था, गवर्नमेंट की परमिशन थी, सिक्योरिटी नाम से उनको अपने हिसाब से रखना था, वो व्यवस्था गवर्नमेंट ने क्यों नहीं की? हम कहते हैं अगर कर दिया होता तो आज वो उनके ऊपर दोषारोपण या प्रथम दृष्टया शंका तो नहीं बनती। तब नहीं, ये तो आप व्यवस्था तो करते, आप पूरी व्यवस्था तो करते, आपने पूरी व्यवस्था नहीं, उनकी व्यवस्था को भी, उनकी सिक्योरिटी को भी 1/3 कर दी, 1/3 कर दी उनकी सिक्योरिटी को। रामेश्वर जी, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक घटना हुई, उसी दिन जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हुई, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। उसके बाद मैं आज की बात नहीं कर रहा, लगातार अखिलेश जी जब आप बोलते हैं तो दूसरा बोलेगा तो आप भड़क जाते हैं, आप भड़क जाते हैं अखिलेश जी। जब हम बोल रहे हैं आप सुनिए, तो आप तो बोल रहे थे, मैंने तो टोका भी नहीं बीच में। आप बात सुनने का पेशेंस को रखिए। 3 दिनों से आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं? 3 दिनों से घटना के बाद मरमाहत आप नहीं है, आप सीधे बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। तो आप जनता फिर आप बोलने लगे बीजेपी पर आप सीधे अटैक किए। उस समय आपको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगा था? बीजेपी को आप सीधे आतंकवादी बता दिए, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगा? मैं बता रहा हूँ। देखो, अनंत कुमार जी ने ये नहीं कहा है, ये जो मीडिया में आया है, अनंत कुमार जी ने डायरेक्ट अजीत जोगी का नाम नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैसेज दिया गया था। अखिलेश जी आप सुन लीजिए प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, आपकी बात हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये गलत परंपरा है, आप एक बड़े पार्टी के जिम्मेदार नेता है, ये गलत परंपरा है। 2 दिनों से कांग्रेस लगातार अटैक कर रही थी। आपने जो दिखाया अजीत जोगी का, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मीडिया में खबरें आई, जिस तरह से बच गए, उन्होंने शक की सुई का किया, ये जांच में आएगा। जांच हो गया तो कांग्रेस को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने इनडायरेक्ट कहा, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तो डायरेक्ट 2 दिन से हमला कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कहां आतंकवाद को रोकने की कोशिश? 69 में शुरू हुआ, एक जिला से दूसरे जिला बढ़ता गया, क्यों नहीं रोका गया? हमारी सरकार थी क्या? आज ये बढ़ रहा है, नासूर बना हुआ है। 21 जिले तो सिर्फ उड़ीसा में है, 20 बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, आंध्रा में है। आज पूरे नेपाल से लेकर के साउथ तक कॉरिडोर बन गया है, लाल कॉरिडोर बन गया है। क्यों नहीं इसको रोका गया? शुरू में क्यों नहीं रोका गया? आप पंजाब ठीक कर सकते हैं, कश्मीर ठीक कर सकते हैं, अपने देश में क्यों नहीं उसके समस्या को एड्रेस किया गया? ये बढ़ते जाएगा, आप देखते रहेंगे। क्यों नहीं इस पर पॉलिसी आती है? डिस्कशन इस पर होना चाहिए। डिस्कशन होता है, कोई मार दिया गया उस पर बयानबाजी, इससे नक्सलवाद आतंकवाद खत्म नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि बयानबाजी अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आ रही है। कांग्रेस तो कर ही रही थी, बीजेपी भी कह रही है। प्रभु जी, ये आखिर हो क्या रहा है? हमें जहां एक कॉन्क्रीट पॉलिसी नक्सलवाद के खिलाफ बनानी चाहिए, उसके बजाय आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक जो 2 बड़े दल है एक दूसरे पर कर रहे हैं। देखो ना शीतल, इसमें वोटरों की राजनीति फिर शुरू हो जाती है। जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, पहले ममता बनर्जी पहले कुछ कहती थी, बाद में कुछ हुआ, कांग्रेस ने कुछ स्टैंड लिया। जो ठीक कह रहे थे अभी चौरसिया साहब कि इतना बड़ा रेड कॉरिडोर बन गया, कैसे बन गया? क्योंकि आइडियल अब प्रोफेसर सेन हैं, उनके बारे में चार्जशीट को सिंपैथाइजर हैं, उनको सरकार ने यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को एडवाइजर का रूप दे दिया। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं या नहीं है? जयराम रमेश ने पहले एक महीना पहले कुछ और भाषा बोलते थे, आज कुछ और भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि नक्सलवाद को जब तक आप टेररिस्ट मानकर नहीं चलेंगे, कांग्रेस को भी डिसाइड करना है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी डिसाइड करना है कि इनके सिंपैथाइजर को आप सरकार के अंदर बिठा देंगे,
तो सरकार के अंदर से इंफॉर्मेशन इनको मिलेगी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से मिले, चाहे बाकी माध्यम से मिले, वो उनके ऊपर हावी होते रहेंगे। सरकार की हर इंफॉर्मेशन नक्सलवादियों के पास पहुंच रही है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे स्टेट के अंदर हो, उसको रोकना होगा। कि पॉलिसी यही है कि ये भी नक्सलवादी हमारे अपने सिटीजन नागरिक हैं। अभी तक हेलीकॉप्टर नहीं मिले सीआरपीएफ को, जो ऑर्डर किए गए कई साल पहले, अभी तक हेलीकॉप्टर नहीं मिले। अभी तक आपने ड्रोन का प्रयोग वहां पर नहीं किया, आपने मैपिंग नहीं किया अभी तक। तो क्या लगता है कि इसके अंदर भी, क्योंकि चुनाव आ रहा है, थोड़ी सी गर्मी हो गई थी कि हो सकता है वोट मिल जाए हमारे को। ये दुर्भाग्यपूर्ण कितना है कि मेरे अच्छे दोस्त वीसी शुक्ला, जो बेचारे किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाते, वो आवाज भी उठाते थे, उनके ऊपर गोलियों से आक्रमण किया। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा? पर ये इसलिए लगता है कि राजनीतिक नेताओं में कोई भी एकजुटता नहीं है, एकाग्रता नहीं है कि नक्सलवाद को कैसे हैंडल करना है। इसको आर्थिक इश्यू मानना है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू मानना है, इसके ऊपर डिबेट चल रही है। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कल लेफ्ट की सपोर्ट सरकार के बनाने के लिए लेनी पड़ेगी, बाकियों को और लगता है कि हमारे को इनको मारने से कुछ मिल जाएगा। एक पॉलिसी होनी चाहिए, नक्सलवाद को केवल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। जो उनके संबंधी लोग बैठे हैं सरकार के अंदर, उनको निकाल देना चाहिए। आपको रोक ली, क्योंकि अनंत कुमार ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो हमारे पास रिएक्शन अभी आ गया। आइए आपको सुनवाते हैं। 98.76% विद्यार्थी वो जो नरेंद्र तोमर जी ने बोला है उसमें क्या प्रतिक्रिया है? जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है, ये प्रश्न केवल मात्र नरेंद्र सिंह तोमर जी का नहीं है। आज देश भर में लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं, क्योंकि जो वहां के वो एमएलए कवासी लखमा, वो वहां से ईश्वर की कृपा से या किसके कृपा से बिना कोई त्रासदी से बाहर आए। और माननीय अजित जोगी जी, ये सब होते हुए वो कहां थे, ऐसे सब वो प्रश्न पूछे रहे। और सोशल मीडिया तो भरी पड़ी है इन सवालों से, इसलिए ये सारे सवालों का जवाब, उत्तर वो केवल जांच के बाद मिलेगा। लेकिन शक के घेरे में तो है। आनंद कुमार जी, आनंद कुमार जी, देखिए मैंने इतना ही कहा शक के घेरे, तो शक के घेरे में है। मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ। प्रभु जी ने जो कहा, देखिए बिहार में भी चल रहा था और सबसे पहले शिबू सोरेन जी ने एक एडमिनिस्ट्रेटर आया, सरेंडर कराया, मेन प्रोसेस में आया। बिहार में आपको मालूम है सीपीआई एमएल, और वो चुनाव लड़ती है। अब पहले वही मेन थे, वो चुनाव लड़ते हैं, तो वो जिस इलाके से वो चुनाव लड़ने, वो इलाका शांत हुआ। अभी एक आपने देखा पलामू से एक सांसद भी है। मुख्य धारा में लाने के लिए कोई योजना नहीं बननी चाहिए। देखो गरीबों के इसको भी एड्रेस करना है, जहां सख्ती है सख्ती भी सरकार को बरतनी चाहिए, नहीं तो ये तो बढ़ता जा रहा है। देखो जहां ये शुरू हुआ वहीं इसको रोक देना चाहिए था। ये तो वही बात होगी ना कि एक गांव में डकैत है, उसको छोड़ दे, एक घर लूटा, उसको एक्शन नहीं हुआ तो सारे घर लूटेगा। लेकिन तो अफसोस कि इसके बावजूद, इतनी गंभीरता के बावजूद आरोप प्रत्यारोप पार्टियों के नेता, आप ही के पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेता ही लगाते हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, आखिर में एक कमेंट चाहूंगी। प्रभु जी, आज ही एक सूची जारी हुई है जिसमें तमाम दिग्गज नेता नक्सलियों ने जारी की है। हिट लिस्ट पर है कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। इतना बड़ा हमला शनिवार को हुआ, उसके बाद भी कोई चेतने को तैयार नहीं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कांग्रेस ने बहिष्कार किया जो छत्तीसगढ़ में बैठक हुई रमन सिंह सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ। तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे शुरू से कह रहे हो, नक्सलवाद को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक मुद्दा बनाना चाहिए इन लोगों को। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने बाइकआउट किया। रमन सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में देखा, उन्होंने माना कि गलती हमसे हुई है, यानी कि उन्होंने किसी के ऊपर अभी तक आरोप लगाया नहीं है। उनकी पार्टी की तरफ से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो रहा है। ये पार्टी को ये फैसला करना होगा कि हमने वोट लेकर के
खून के माध्यम से वोट इकट्ठे करने हैं या प्यार के माध्यम से करने हैं, नीति के माध्यम से वोट लेने हैं या अनीति के माध्यम से लेते हैं, लोगों को बांट करके वोट लेने हैं या जोड़ करके वोट लेने हैं। क्योंकि ये पार्टियां जब तक वोटों को बांटती रहेंगी आपस में कास्ट के नाम से, कम्युनलिज्म के नाम से, आर्थिक नीति के हिसाब से कि हमने वोट जीतने हैं, पावर एट एनी कॉस्ट, उस पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा। पावर एट नो कॉस्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। नक्सलवाद को जब तक आप इनको लुटेरा नहीं मानेंगे, जब तक इनको आप एक्सटॉर्सिस्ट नहीं मानेंगे, जब तक इनको आप टेररिस्ट नहीं मानेंगे, ये सारे देश के अंदर हावी हो जाएंगे। डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा खतरा ये है। बिल्कुल फारूकी जी, नक्सलवाद को और नक्सलियों को जब तक लुटेरे और टेररिस्ट नहीं मानेंगे, ये हावी होते ही चले जाएंगे। देखिए, दो समस्याएं हैं अलग अलग। एक तो ये है कि उस पूरे एरिया का, जैसे भाई ने भी बतलाया कि जो डेवलपमेंट है और वहां के लोगों की जो हालत है उसको सुधारने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसको करना चाहिए। लेकिन जहां तक आर्म्स लेकर और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और हमारी पूरी डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात है, तो वो हमारे मुल्क के दुश्मन है, उनको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। दे आर द एनिमीज ऑफ द कंट्री एंड दे आर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो उनको दो चीजों को अलग अलग करके हैंडल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझसे इधर उधर झगड़ा नहीं होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टीज हैं, दोनों को सर जोड़कर बैठकर मिलना चाहिए। हुकूमत कोई भी करे, चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, कोई दूसरा आदमी करे, लेकिन मुल्क के लिए क्या जरूरी है, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, सालमियत के लिए क्या जरूरी है, ये जो पूरा जो रेड कॉरिडोर बन रहा है, अब ये रेड तो कॉरिडोर अभी सेंटर में बनता जा रहा है, और अगर यही साइड में चारों तरफ बन जाएगा तो फिर हमारी सारी डेवलपमेंट कहां जाएगी? हम दुनिया को क्या मुंह दिखलाएंगे? अपने यहाँ की सिक्योरिटी हम क्या कर पाएंगे? इसलिए जरूरत इस बात की है हम सब मिलकर, जैसे अपने मुल्क के दुश्मन का हम मुकाबला करते हैं, हमको उसी तरह से डेमोक्रेसी के दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए। देखिए, जो फारूकी साहब ने कहा वो सही कहा। मैं आपको दो चार उदाहरण दे सकता हूं। जहां जहां एसपी और डीएम सख्त आए, उन्होंने डेवलपमेंट का काम भी किया, डेवलपमेंट में भी उनको पार्टिसिपेशन दिया। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, रोड ही बन रहा है, उन आतंकवादी तुम बालू की सप्लाई करो, तुम गिट्टी की सप्लाई करो, उनको काम भी मिल गया, उनके बच्चों का एडमिशन भी कराया, वो सरेंडर भी किया। ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट है जो शांत हो गए, क्योंकि पॉलिटिकल विल हो और एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव हो, तो जहां सख्ती बरतना वहां सख्ती भी बरतने की जरूरत है। ये नहीं कि आप छोड़ देंगे, सख्ती तो जरूरी है, उसके साथ डेवलपमेंट के साथ अगर जो नहीं सरेंडर करता उसके साथ आप सख्ती बदले। ये दोनों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा और मिल करके काम करना पड़ेगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, आज भले हम पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोले, ये बढ़ाई है पॉलिटिकल। आपको यहाँ रोकूंगी, हमारे साथ अजीत जोगी, हमारे साथ अजीत जोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जोगी से हम रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। अजीत जोगी जी, आपका इस पर क्या कहना है? जो बीजेपी की ओर से बयान आया आपको लेकर कि आपकी भूमिका शक के घेरे में है इस पूरे हमले को लेकर जो 25 मई को हुआ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपके करीबी समर्थक विधायक कवासी लखमाए जो बच गई, अनंत कुमार की ओर से बयान आया बीजेपी का, आपका कहना है इस पर? देखिए, किनके तरफ से बयान आया? अनंत कुमार जी ने आज ये बयान दिया है भोपाल में। मैंने उनका बयान सुना है, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी का, भाजपा के अध्यक्ष का। उन्होंने ये कहा कि अजीत जोगी रुदन कर रहे थे, इसलिए उनके इस षड्यंत्र में शामिल होना की संभावना है। तो इस निराधार और असत्य कथन पर मैंने अपने वकीलों से उनको अवमानना का नोटिस दिया है और धारा 500 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा चलाने का नोटिस भी दिया है, क्योंकि मैं इतने लोगों के मरने के बाद अगर रुदन नहीं करता तो क्या हंसता, ऐसा चाह रहे थे वो। आपने अवमानना का नोटिस दिया है तोमर जी को? लगता है अजीत जोगी से हमारा संपर्क कर गया है। अजीत जोगी में बोलना चाहता जी बस एक जी, ये देखो, ये शुरू हुआ मायोवाद, ये पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण इनको वोट बैंक बनाया गया, जिसके कारण ये शुरू हुआ। आज लोगों को समझना चाहिए कि 9 से 11 प्रदेशों में प्रदेश पूरी तरह प्रभावित है, इसीलिए हर फ्रंट पर लड़कर के इसको जड़ से समाप्त करने के लिए इतने पारामिलिट्री आप भी यूज कर रहे हैं, तो शक्ति भी बरत रहे हैं और डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। तो ये टारगेट बना करके ये जल्द इसको समाप्त होने की, तो पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है, तो बाहर की शक्तियों से हम कैसे लड़ेंगे? अच्छा, मैं ना इस पर हमारे पास वक्त कम है, मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगी और एक छोटा सा रिएक्शन लूंगी। अखिलेश जी, जब आप भी इस बात को मानते हैं, बीजेपी भी इस बात को मानती है, तमाम लोग इस पैनल पर इस बात को मान रहे हैं कि एक साझा रणनीति बनाने की जरूरत है, ये समस्या बहुत बड़ी और विकराल रूप लेती चली जा रही है, तो फिर आपकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जो बैठक हुई नक्सलवाद के विरोध में, उससे बहिष्कार क्यों किया? देखिए, इसके दो पार्ट हैं।
पहला पार्ट ये कि जो हत्या हुई थी जिसमें सिक्योरिटी लैप्स है, दूसरा पार्ट ये है कि नक्सल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाए, ये अलग मुद्दा है। जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, आप ही लोग के चैनलों ने सारे चश्मदीद घायलों से राय मशविरा बात की, ओपिनियन ली थी। वो 2 नाम जानते थे, किसी को पहचानते नहीं थे जो अटैकर थे, 2 नाम जानते थे, उन 2 नामों के लोगों को ढूंढ रहे थे और पूछ करके ये कौन है ये कौन है, उन्होंने खुद बताया, उतनी हिम्मत दी कि हम फला है। और अध्यक्ष अखिलेश जी, मेरा सवाल ये नहीं है, हम उस मुद्दे से आगे बढ़ चुके हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वक्त नहीं है हमारे पास, वक्त बहुत कम है। आप बताइए कि आपकी पार्टी ने, मैं आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन इन लोगों ने जो सवाल खड़ा किया, मैं उसका जवाब भी देना जरूरी है ना, एक तरफा होता है ना। इन लोगों ने जो सवाल खड़ा किया, नहीं, वक्त हमारे पास नहीं है। दूसरी बात, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, तो जो आदमी, जिस आदमी ने, जिस सरकार ने जानते हुए कि जो आदमी इन आतंकवादियों या इन नक्सलाइटों के हिट लिस्ट नंबर 1 पे है कर्मा, उसकी सिक्योरिटी के लिए इतनी बड़ी कोताही की क्योंकि हमें नहीं पता, वो जांच के बाद आएगा क्योंकि वो बहुत, अभी तो पोल खुलेगी, हम क्यों करें, हमें आप पे विश्वास ही नहीं है। आपको जब आप पे विश्वास हो तब नहीं, विश्वास नहीं है, आपने सरकार पर आपको प्लीज अब आपने सवाल के जवाब बीच ना बोले। 40-50 साल तक देश पर राज किए, पूरे कॉरिडोर बन गया, दूसरे को दोष दे रहे हैं, अब आप शोर मचाएंगे। खत्म किया अभी पोल खुलेगी जांच में, क्योंकि वायरलेस पे सूचनाएं गई होंगी, जब गोली चली होगी तो वायरलेस पे सूचना गई होगी। जब चारों तरफ 1000 आदमी मूव कर रहा है और लोकल पुलिस को पता नहीं, 1000 आदमी मूव कर रहा है, आगरा में भी खत्म हो रहा है व्हील पावर के चलते। अगर आप चाहें तो ये समाप्त हो सकता है। जहाँ बीजेपी मिली हुई है, बस आपको तो बीजेपी मिली हुई है इन माओवादियों से, वहाँ उस बीजेपी से क्या बात करना है। बीजेपी का सपना रात में भी वहाँ के विधायक बताते हैं, यहाँ देश की बात हो रही है, बीजेपी पर चले जाते हैं। कैसे वो लोग बीजेपी की मदद करते हैं, कैसे बीजेपी के लिए अपील जारी करते हैं। बीजेपी की तो कहीं सरकार नहीं है, कैसे विधायक बीजेपी के जीत एक मिनट, बीजेपी की अखिलेश भाई इससे बाहर निकल कर आइए, अखिलेश भाई इससे बाहर निकल कर आइए, ये मुल्क की समस्या है, बाहर निकल कर आइए, जो हो गया सो हो गया, इससे बाहर निकल कर आइए, कैसे मुकाबला करें वो सोचिए। देखिए सुनिए, इससे वही मैं कह रहा हूँ, वो उसका एक दूसरा पार्ट है, फुल प्रूफ है, उस पर आप बात नहीं, आप बार-बार आपकी पार्टी और आप बार-बार ये बात कहते हैं, आपने हमारे मंच पर बैठकर ये बार-बार बात कही है कि बीजेपी या दूसरे दल जो है वो पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं संवेदनशील मुद्दे जब सामने आते हैं। तो आपकी पार्टी ने क्यों बहिष्कार किया इस अहम बैठक का? साझा रणनीति कैसे बनेगी इस देश में नक्सलवाद के खिलाफ? रणनीति है, शीतल रणनीति है। बिना देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, फंड, फोर्सेज और तमाम और चीजें वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। डेवलपमेंट, लोकल असिस्टेंस और उनके साथ मिलकर के काम करना स्टेट का काम होता है। पैरामिलिट्री फोर्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकी बात से तो लगता है कि कहीं कुछ गलत है ही। थानों को किले की तरफ से बनाना, ये सब केंद्र सरकार कर रही है। उनका रिहेबिलिटेशन, डेवलपमेंट, सड़क सबकी सुविधा दे रही है। पनपता नहीं, पंजाब में टूरिज्म समाप्त किए तो वो पनपा नहीं आगे तक, सुनेंगे नहीं, लेकिन आपने समाप्त किया नहीं। जैसे बंगाल में शुरू हुआ, सरकार आपकी थी, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। सरकार आपकी थी, आपके सरकार में पूरे देश में फैलता जा रहा है, फिर भी आप उसको गंभीरता से नहीं रहे। अफसोस की बात है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, आप गंभीरता से नहीं ले रहे। इनकी बातों से तो लगता है कि या तो समस्या ही नहीं है या फिर समस्या का कोई हल होने वाला नहीं। यहाँ पे कांग्रेस है, वहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्यों कंट्रोल हो रही है? अखिलेश जी बार-बार हम पॉलिटिक्स से बाहर ले जाना चाहते हैं, जैसे फारूकी भाई भी कह रहे थे, हमें राजनीति से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चुनाव हो रहा है। इनको लगता है कि इसी से शायद चुनाव जीत जाएंगे या हार जाएंगे। लोग लगता है इसी में चुनाव जीतना देश के लिए शर्म की बात होगी। अगर खून के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा तो बहुत देश के लिए नहीं बनाइए इसको चुनावी मुद्दा। चुनावी मुद्दा के चलते ही बढ़ता है। ये लेफ्ट ने इसको चुनावी मुद्दा, चुनावी फायदे के लिए किया, उसी का ये परिणाम है। आपको उस समय रोकना चाहिए था। मैं नहीं कहता हूँ कि आपने इसको बढ़ाया। जब ये नक्सलबारी सब शुरू हुआ था, आपकी केंद्र में सरकार थी, उसी समय इसको कुचल देना चाहिए था। अरे केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार पूरे देश में आप ही की सरकार थी, उस समय किसको दोष दे रहे अखिलेश जी? हर जहाँ ये बन पाए आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी।
जब ये शुरू हुआ तो हर जगह कांग्रेस की सरकार थी, कोई दूसरी पार्टियां नहीं थी कहीं। क्या हुआ बिहार में भी कांग्रेस की सरकार है, उड़ीसा में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, सारी जगह प्रॉब्लम कंट्रोल हुई है। पता नहीं क्या हो रही है भाई, इस तरह से हम नहीं बहस कर सकते। इस तरह से नहीं बहस कर सकते। सरकार भी अखिलेश जी 89 के पहले सब जगह आपकी सरकार थी। आप याद तो कीजिए, क्योंकि आज की समस्या नहीं है। जब आप लोग हारते हैं तो शोर मचाते हैं। चलिए जब आप लोग हारते हैं तो चलिए ये बात आज के इन तमाम बयानों से और इस चर्चा से स्पष्ट हो गई है। अखिलेश जी, कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, ये बात